Assalamualaikum students. My name is Dr. Farah Zahid and I am going to start pathology today. सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू द पैथोलॉजी। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पैथोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। पैथोलॉजी इट इज़ द साइंस ऑफ डिजीज। इस ब्रांच में, ये साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हमने जो है डिजीज के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, इसमें हमने क्या पढ़ना है, हमने जो है देखना है कि हमारी बॉडी का जो कोई भी प्रॉब्लम, फंक्शन में कोई प्रॉब्लम आया है, उसके स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आया है, उसमें हमने पैथोलॉजी को स्टडी करना है। पैथोलॉजी में हमने एबनॉर्मलिटीज इन स्ट्रक्चर और फंक्शन को स्टडी करना है। इसको हम किस तरह एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ अ स्टडी ऑफ एबनॉर्मल एनाटॉमी, एबनॉर्मल हिस्टोलॉजी, एबनॉर्मल बायोकेमिस्ट्री एंड एबनॉर्मल फिजियोलॉजी। इट इज़ द बेसिस ऑफ ऑल ब्रांचेज ऑफ क्लिनिकल साइंसेज। ठीक है, तो फर्दर हम फिर पैथोलॉजी को किस तरह डिवाइड कर रहे होते हैं। इट इज़ डिवाइडेड इनटू जनरल पैथोलॉजी एंड स्पेशल पैथोलॉजी। जनरल पैथोलॉजी में हमारे पास सेलुलर लेवल आ जाता है कि सेल के लेवल पे हमारे पास जो है बॉडी पे अगर कोई इंजरी होती है, सेल में कोई इंजरी होती है तो वो किस टाइप्स की होती है। उसके अलावा हमने टिश्यू लेवल देखना होता है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास स्पेशल पैथोलॉजी आती है, उसमें हमने प्रॉपर किसी भी सिस्टम को लेकर चलना है। जिस तरह ऑरल पैथोलॉजी होगी, सीरियस की पैथोलॉजीज होगी, ब्रेन की पैथोलॉजीज होगी, जिसमें हमने पूरे सिस्टम्स को लेकर चलेंगे, वो हमारे पास स्पेशल पैथोलॉजी में आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि पैथोलॉजी क्या है, इसकी स्टडी ऑफ डिजीज। ठीक है, जिस तरह वर्ड में आपको नाम पता चल रहा है, लॉगी या लोगोस, इसको स्टडी कहते हैं। और जो पैथो को हम सफरिंग या फिर डिजीज कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने जो है क्या करना है, डिजीज के डिजीज को कौन कॉज कर रहा है उसको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। अगर डिजीज कॉज हो गई है तो उसने हमारी बॉडी के सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल या ऑर्गन लेवल पे क्या क्या चेंजेस कर दी है। ठीक है, उसमें फिर फर्दर हमने देखना है कि उन चेंजेस से बॉडी पे उसके साइन और सिम्टम्स क्या आए हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास पैथोलॉजी हो गई। अब हमने फर्दर हमने देखना है कि हमारे पास एस्पेक्ट्स ऑफ डिजीज। ठीक है, सबसे पहले आप किसी भी डिजीज के बारे में आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपको जनरल पता होना चाहिए कि आपके पास डिजीज की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, फर्दर आपने कैटेगराइज करना है कि वो कौन सी कैटेगरी में आती है। जिस तरह के हमारे पास जो है हार्ट डिजीज में हमारे पास एथिलोस्क्लेरोसिस है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये लिपिड की जो फैट वगैरह की अबनॉर्मलिटीज की वजह से, एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल के एक्युमुलेशन की वजह से होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमने जो है इसको कौन सी कैटेगरी में इसको ये लाई करी है, ये कौन सी कैटेगरी की डिजीज है। ठीक है, उसके अलावा जिस तरह हमारे पास हीमोफीलिया है तो आपको पता है कि ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में है, तो इसकी कैटेगरी आपको पता चल गई। ठीक है, तो हमने सबसे पहले डिजीज का पता होना चाहिए, फिर इसकी कैटेगरी का पता होना चाहिए। और नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इटियोलॉजी। इटियोलॉजी का मतलब है कि हमारे पास डिजीज का ओरिजिन क्या है, मतलब कि इसको किसने कॉज किया, क्या कॉज थी जिसकी वजह से ये डिजीज स्टार्ट हुई। ठीक है, और फर्दर इस डिजीज को कौन एग्रावेट कर रहा है या मॉडिफाई कर रहा है, कि हमारे पास कौन से फैक्टर्स हैं जो इस डिजीज को एग्रावेट कर रहे हैं और कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये डिजीज जो इम्प्रूव हो सकती है, मॉडिफाई हो सकती है। ठीक है, अब जो हमारे पास जो है मोस्टली, जिस तरह आपको पता है कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैंसर, ये सारी चीज़ें इनहेरिटेड जेनेटिक प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकती है या फिर इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स की वजह से हो सकती है। तो हम क्या कहेंगे कि कैंसर का या हाइपरटेंशन या डायबिटीज का इटियोलॉजी क्या है, वो हमें पता चल गई कि जेनेटिक या इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है इन डिजीजेस क्या है इटियोलॉजी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है, पैथोजेनेसिस। ठीक है, अब एक डिजीज होगी, उसके हमें अंडरलाइन कॉज और फैक्टर्स भी पता चल गए। अब हमने देखना है कि वो डिजीज किस तरीके से बॉडी में काम कर रही है। ठीक है, तो हमें जब तक उसका मैकेनिज्म नहीं पता होगा, देन उसके अगेंस्ट हम जो है कोई प्रोग्राम या इंटरवेंशन स्टार्ट नहीं कर सकेंगे। तो पैथोजेनेसिस में हमने ये देखना होता है कि किस तरह से एक डिजीज जो है स्टेप वाइज जो है डेवलप हो रही है। ठीक है, सबसे पहले हमने देखना होता है कि कोई भी डिजीज जो है वो स्टार्ट हुई। ठीक है, जेनेटिक फैक्टर है या इन्वायरमेंटल फैक्टर है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बॉडी के सेलुलर या मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या की, चेंजेस की। जब सेलुलर और मॉलिक्यूलर लेवल पे चेंजेस होगी तो जो सेल का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, और फंक्शन है, वो भी क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। जब वो फंक्शन और स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा तो आपको डिजीज की करेक्टरिस्टिक्स नजर आएंगी। एटियोलॉजी हमें क्या बता रही होती है कि डिजीज क्यों अराइज हुई। ठीक है, और पैथोजेनेसिस हमें एक बताती है कि एक डिजीज किस तरीके से डिवेलप हुई। ठीक है, तो जब तक आपको एक प्रोसेस पूरा नहीं पता हुआ है कि डेवलपमेंट्स के जरिए ये डिजीज स्टार्ट हुई है, तो उस डेवलप जब तक नहीं पता होगा तो उस लिहाज से आप उस स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप उसकी जो है इंटरवेंशन या प्रोफाइलेक्सिस नहीं कर सकोगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें प्रॉपर सेट्स ऑफ डेवलपमेंट्स का पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, क्लिनिकल पिक्चर आ जाती है।
क्लिनिकल पिक्चर में हमने देखना है कि जब आपको पता चल गया, अब आपने उसको माइक्रोस्कोप, आप एक कुछ हमारे पास डिजीज होती है जो आपको बाय नेकेड आई आपको नजर आ रही होती है, ठीक है, वो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इन द लीजन लोकली जो प्रेजेंट है, ठीक है, जो आपको सरफेस पे जो आपको नजर आ रही है, ठीक है, अगर आपको नेकेड आई से नजर आएंगे तो उन चेंजेस को हम ग्रॉस चेंजेस कहेंगे। अगर लाइट माइक्रोस्कोपिक के जरिए भी आपको नजर आ सकती है, कुछ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी या हिस्टोकेमिकल स्टडीज के जरिए जो है वो आपको किसी भी बॉडी के स्ट्रक्चर में कोई लेजन्स आप जो नजर आ सकते हैं, ठीक है। ये उनकी टाइप्स है कि क्लिनिकल पिक्चर, कुछ डिजीज क्लिनिकल पिक्चर ग्रॉस होती है, कुछ की माइक्रोस्कोपिक या स्पेशल माइक्रोस्कोपिक होती है, ठीक है। और कुछ हमारे पास बॉडी के जो रिएक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन होते हैं। फॉर एग्जांपल के कोई हमारे पास वूंड हुआ, ठीक है, स्किन पे कोई वूंड है, कोई चोट लगी, ठीक है, वहाँ से अगर जो आपने उसको प्रॉपरली कंट्रोल नहीं किया और बैक्टीरिया जो है अगर ब्लड में चलेगा, ब्लड से उन्होंने पूरे ब्लड को इन्फेक्ट कर दिया, ठीक है, तो वो जब पूरी हमारी बॉडी को ब्लड को इन्फेक्ट कर दिया तो हमारी जहाँ से वो ब्लड गुजरेगा वो उनमें क्या आने लग जाएगा, डैमेज आने लग जाएगा, उनकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसको हम सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन कहेंगे, ठीक है। तो कुछ हमारे पास चेंजेस होती हैं जो कि लोकली होती है और कुछ हमारे पास क्या होती है, सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन होती है, ठीक है। तो अब हमने देखना है कि हमारे पास पैथोलॉजी हमें क्या बता रही है, ठीक है, ये हमें साइंटिफिक फाउंडेशन है पैथोलॉजी जो कि हमें बता रही है कि हमने मेडिसिन को किस तरीके से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जब तक हमें उस फाउंडेशन का नहीं पता चलेगा देन उसके उसके ऊपर हम मेडिसिन को कैसे हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमें बेसिक फाउंडेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हम सबसे पहले डिजीज की डेफिनेशन पता हो, हम आपको पता हो ये कौन सी कैटेगरी की है, उसके कॉजिंग फैक्टर का पता होना चाहिए, रिस्क फैक्टर्स का पता होना चाहिए, ये डिजीज किस तरीके से डेवलप हो रही है और उसके किस तरह से आपको अपीयरेंस ये शो करती है, इसकी क्लिनिकल पिक्चर का हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा हमें क्या पता होना चाहिए कि ये डिजीज जो है कितना लॉन्ग जो है ये जो है कोर्स अप्लाई करेगी, ठीक है। प्रिडिक्शन ऑफ कोर्स हमें पता होना चाहिए जो कि हमें क्या बताता है, प्रोग्नोसिस, ठीक है। एक डिजीज जो जल्दी खत्म हो रही है, ठीक है, तो उसका हम क्या कहेंगे, इसका प्रोग्नोसिस क्या है, गुड है, ठीक है। और एक डिजीज जो है जिसका जिस तरह कैंसर है, ठीक है, कैंसर को आप कभी भी नहीं कह सकते कि उसका प्रोग्नोसिस जो है गुड है, ठीक है। मेनली मेटास्टेटिक कैंसर जो होते हैं उनका जो प्रोग्नोसिस होता है वो बहुत बैड होता है, कॉम्प्लिकेटेड, जिसकी वजह से डेथ हो जाए, ठीक है, तो उस प्रोग्नोसिस को हम बैड कहते हैं। उसके अलावा फेट हमने देखने के कोर्स ऑफ डिजीज क्या है, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल का जिस तरह कैंसर है अगर वो एक ही जगह पे लोकलाइज्ड है, ठीक है, तो उसको हम बिनाइन ट्यूमर कह रहे हैं। अगर वो एक जगह से मल्टीपल जगहों पे चला गया, ठीक है, तो उसका फेट क्या है, पुअर है, क्योंकि वो मलिग्नेंट ट्यूमर है। मलिग्नेंट ट्यूमर जो है जब हो जाए और वो मल्टीपल स्ट्रक्चर में वो मेटास्टाइज कर जाए तो आपको उसको कंट्रोल करना, उसके ऊपर मेडिसिन को प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए उसका फेट क्या है, बहुत पुअर है, ठीक है। तो ये हमारे पास मेन कुछ एस्पेक्ट्स थे, क्या क्या थे, डेफिनेशन, कैटेगराइजेशन, इटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल पिक्चर, प्रोग्नोसिस और फेट, ठीक है। अभी ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाए। अगर आपको किसी भी डिजीज के बारे में आया है कि फॉर एग्जांपल कि आप जो है एमआई मायोकार्डियल इंफार्क्शन के बारे में बताएं तो आपको उसकी हेडिंग्स का पता होना चाहिए कि आपने स्टेप वाइज किस तरीके से इस डिजीज को एलैबोरेट करना है। बट नेक्स्ट हमने देखना है कि हमारे पास किसी भी लेवल पे जिस तरह इटियोलॉजी से हमने देखना है कि हम कॉजेज क्या है, ठीक है। अब कॉजेज क्या क्या हो सकती है सेल इंजरी की, मॉलिक्यूलर लेवल पे या सेलुलर लेवल पे कोई इन्फेक्शियस एजेंट आ गया, इन्फेक्शियस बैक्टीरिया वायरस वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हाइपोक्सिया, ठीक है, हाइपोक्सिया किस तरह से, अगर हमारे बॉडी का प्रॉपर जो है वेंटिलेशन नहीं हो रही, ठीक है, प्रॉपर गैसेज एक्सचेंज नहीं हो रहा, ठीक है, ऑक्सीजन का लेवल बॉडी में कम है, ठीक है, तो पेशेंट को जब प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उसके स्ट्रक्चर जो है वहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी में उनकी डेथ होने लग जाएगी, ठीक है। इसके अलावा कुछ फिजिकल एजेंट्स होते हैं, केमिकल एजेंट्स होते हैं। फिजिकल एजेंट किस तरह के, किसी ने जो है कोई चाकू वगैरह जोर से डाल दिया जो है जिसकी वजह से वो वूंड इतना ज़्यादा बढ़ गया कि सेल इंजरी बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है, तो फिजिकल एजेंट जो है सेल इंजरी कॉज कर सकते हैं। केमिकल एजेंट कोई एसिड वगैरह है उसकी वजह से सेल इंजरी हो सकती है। इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन, जिस तरह अगर आपने कोई ब्लड दिया और प्रॉपरली बॉडी जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकी तो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन होते हैं। इसी तरह कुछ मेडिसिन होती हैं वो हर बॉडी जो है उसको जो एक्सेप्ट नहीं कर सकती, तो उन मेडिकेशन का भी इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन हो सकता है। उसके अलावा कुछ डिजीज के अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है, ठीक है, तो एंटीबॉडीज अपने ही सेल्स के अगेंस्ट समटाइम बन जाती है तो वो भी हमारे पास इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन में आ जाती है। इसके अलावा अगर प्रॉपर फूड नहीं ले रहा है कोई बंदा, ठीक है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो रही है तो भी सेल इंजरी हो सकती है और जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से भी सेल इंजरी हो सकती है, ठीक है।
अब अगर सेल या टिश्यू इंजरी हो गई, ठीक है, जब इंजरी हो गई तो उसमें हमारे पास दो चीज़ें आती हैं कि वो इंजरी रिवर्स भी हो सकती है, ठीक है, एक चीज़ रीजनरेट हुई है फर्दर से रीजनरेट हो गई तो उसको हम रिवर्सिबल कह रहे हैं। और कुछ होते हैं इरिवर्सिबल कि हमारे पास जो है सेल्स की क्या हो गई नेक्रोसिस या फिर एपोप्टोसिस, सेल डेथ हो गई है, ठीक है, तो वो उसका फर्दर जो है बाहर रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है, तो उस इंजरी को हम इरिवर्सिबल कहते हैं। तो जब भी सेल इंजरी होती है तो हमारे पास दो मैकेनिज्म आ जाते हैं। सबसे पहले हमारी बॉडी का जो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म होता है किसी भी इंजरी के अगेंस्ट, वो क्या होता है, इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो इन्फ्लेमेशन होती है, इसके बाद जो लास्ट में हमारे पास जो स्टेप होता है वो होता है रिपेयर, क्या एक इन्फ्लेमेशन होगी, जितना भी डैमेज हुआ है अब उसकी हीलिंग स्टार्ट करनी है तो वो हमारे पास रिपेयर में आ जाता है। इसके अलावा अगर हमारे पास सेलुलर और टिश्यू इंजरी हुई है, ठीक है, तो हमारे पास जो इंजरी होती है तो समटाइम जो है वहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल्स वगैरह होते हैं, फ्लूइड्स वगैरह क्या होते हैं, एक्यूमुलेट कर जाते हैं, ठीक है। अब वो एक्यूमुलेशन इंट्रासेलुलर भी हो सकती है और एक्स्ट्रा सेलुलर भी, कि अगर सेल में हुआ है, ठीक है, तो सेल के अंदर ही सारी चीज़ें क्या हो जाए, वेस्ट मटेरियल या डेब्रिस या वाटर का कंटेंट वगैरह वहीं पे एक्यूमुलेट हो जाए इंट्रासेलुलर, या बाहर आ जाए तो एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है। तो जब भी इंजरी होगी तो हमारी बॉडी क्या करेगी, उसके अगेंस्ट जो है अडेप्ट करने की कोशिश करेगी, ठीक है। या तो हमारी बॉडी क्या करेगी, इसका साइज जो है रिग्रेस होने लग जाएगा तो उसे हम एट्रोफी कहेंगे। अगर उसके बहुत ज़्यादा उसके अगेंस्ट अगर काम कर रही है तो हाइपरट्रॉफी हो सकती है, ठीक है, और हाइपरप्लेजिया हो सकता है या फिर मेटाप्लेजिया हो सकता है, ठीक है। ये फर्दर हम पढ़ेंगे ये टर्म्स के होती है। इसके अलावा सेल इंजरी के अगेंस्ट जब उसको रिपेयर करने का प्रोसेस आएगा तो अगर वहाँ पे सेल की ग्रोथ एबनॉर्मल होगी, ठीक है, तो वहाँ पे जो है अनकंट्रोल सेल ग्रोथ होगी तो वहाँ पे डिस्प्लेजिया या न्यूप्लेजिया भी हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा वैस्कुलर डिस्टर्बेंस, सेल इंजरी की एडीमा होता है, वहाँ पे थ्रोम्बोसिस और शॉक भी हो सकता है कि अगर वहाँ पे जो है फ्लूइड जो है बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गया और ब्लड की क्लॉटिंग ज़्यादा होने लग गई तो थ्रोम्बोसिस। और उसके अलावा जो है अगर ब्लड का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया सेल इंजरी की वजह से, अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हुई तो बॉडी को शॉक में भी जा सकती है, ठीक है। तो इतना काफ़ी है, फिर नेक्स्ट हम फर्दर वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।